हेलो एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। ये पॉलिटी की जो क्लास चल रही है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। जिस जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉलिटी आती है या भारतीय राज्य व्यवस्था आती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगी। भारतीय इतिहास में देखते हैं आधुनिक काल में देखो काल में 1688 में यूरोप में क्रांति हुई। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1776 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति, 1949 में चीन की क्रांति। देखते हैं तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। ठीक है। 1765 में बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में की स्थापना हुई थी और महारानी एलिजाबेथ से एक पत्र लेके व्यापारिक 15 वर्षों की व्यापारिक अनुमति लेके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। ठीक है। देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1934 में एम.एन. राव द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग 1946 में संविधान सभा का गठन 2000 1950 को संविधान लागू हुआ था। ब्रीफ अप देख लिया, कुछ पॉइंट देख लिए। ठीक है। इस सीरीज में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। ये सीरीज को जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारे जो भारतीय राज्य व्यवस्था के समझ थी उसमें इजाफा आएगा। मतलब हम स्टार्ट करते हैं संवैधानिक ढांचा में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1881 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1884 का फिक्स इंडिया एक्ट, 1886 का अधिनियम। यह पहले से ही एक संक्षिप्त नोट है। उसमें भी हम संक्षिप्त नोट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का फिक्स्ड इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमें मेनली याद रखना है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट की कोलकाता में स्थापना की गई है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीनस्थ किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रण और विनियमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी है। इसमें बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इस तरह से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार के साथ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। याद रखना इसमें। ठीक है। और चौथा पॉइंट है इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीनस्थ बना दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता में स्थापना की गई थी, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं सुप्रीम कोर्ट में विवाद उत्पन्न हुआ। इसको लेके अपने क्षेत्राधिकार को लेकर। तो इस क्षेत्राधिकार विवाद को का सेटलमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया। 1781 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत
सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से किस किस को बाहर कर दिया गया है? तो गवर्नर जनरल और परिषद को बाहर कर दिया गया है, एवं कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी कर्मचारी आधिकारिक रूप से कार्य करेंगे, वह सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और राजस्व एवं राजस्व मामले से उत्पन्न विवादों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम 1781 में पर्सनल लॉ को लाया गया है। इसमें पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म के अनुसार न्याय किया जाएगा, मुसलमानों के लिए मुसलमान के धर्म के अनुसार न्याय किया जाएगा। और इसमें तीसरा है, प्रांतीय न्यायालयों की अपीलों को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ले जा सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। की खामियों को दूर करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जाना जाता है। इसमें गवर्नर जनरल और परिषद को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट दी, और कंपनी के कर्मचारियों को भी, इसमें यहाँ भी नहीं है, भी है, ठीक है, याद रखना, भी है, भी उसके अधिकार कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है। तीसरा पॉइंट है, इसने राजस्व मामले और राजस्व के संग्रह से उत्पन्न होने वाले मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। संशोधन अधिनियम 1781 एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए अदालत को प्रतिवादियों के पर्सनल लॉ को प्रशासित करने की भी आवश्यकता थी, यानी हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था और मुसलमानों पर मुसलमान कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था। इससे निर्धारित किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपीली को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ले जाया जा सकता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड इंडिया एक्ट 1784। अब देखते हैं फिक्स्ड इंडिया एक्ट का नाम फिक्स्ड इंडिया एक्ट क्यों रखा है। यह एक्ट विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री थे और इनके टाइम पर जॉर्ज तृतीय शासक थे, ठीक है। अब इनमें फिक्स्ड इंडिया एक्ट 1784 में ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें कोड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी, और इसमें सर्वप्रथम डच शासन को देखा जा सकता है। फिक्स्ड इंडिया एक्ट 1784 भारतीय मामले ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गए। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स को अनुमति दी, और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य नामक एक नया निकाय बनाया गया, जो नागरिक मामलों, राजस्व और सैन्य संचालन के लिए था। और इसमें फिक्स्ड इंडिया एक्ट ने भारत में दोहरी सरकार की स्थापना की। 1786 का अधिनियम, लॉर्ड कार्निवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस पद को स्वीकार करने के लिए दो मांगे। 1786 का अधिनियम, लॉर्ड कार्निवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस पद को स्वीकार करने के लिए दो मांगे रखी, अर्थात पहली मांग है, उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए, और दूसरा है, वह गवर्नर जनरल के साथ कमांडर इन चीफ। अब हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1793। इसमें मेनली याद रखना है, कंपनी को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार में बढ़ोतरी की गई है और भारतीय राजस्व से भुगतान किया गया है चार्टर अधिनियम 1793। इसमें लॉर्ड कार्निवालिस को उसकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया गया। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर और अधिक अधिकार और नियंत्रण प्रदान किए।
इसमें भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया। जब तक विशेष प्रकार से नियुक्त न किए जाएं, तब तक कमांडर इन चीफ गवर्नर की परिषद का सदस्य नहीं होगा। यह निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अब से भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813। इसमें मेनली याद रखना है, इसमें ओपन मार्केट विदाउट चीन और चाय, ठीक है, जो चला था 1833 तक, और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता इसमें देखी जा सकती है। धर्म धर्म के मामले देखे जा सकते हैं, पश्चिमी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, और इसमें मेनली है कर नहीं तो दंड का प्रावधान भी देखा जा सकता है। चार्टर अधिनियम 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर, इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के सभी व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खुला था। यह 1833 तक चला, जब तक अंग्रेज चार्टर ने कंपनी के व्यापार को समाप्त नहीं कर दिया। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित। इसने ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रभुत्व करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति प्रदान की। इसने भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया, और यह प्रावधान 1 लाख रुपए का था। इसमें भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। वे कर का भुगतान न करने पर दंडित भी कर सकते थे। अब हम देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833। इसमें मेनली याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और इसमें देखा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक वाणिज्यिक निकाय थी, अब वह एक प्रशासनिक निकाय की ओर अग्रसर हो रही है। चार्टर अधिनियम 1833 केंद्रीयकरण की ओर अंतिम कदम। दूसरा पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने, और यह कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल के पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इसमें बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को अब उनकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया। चौथा पॉइंट है, पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमन के रूप में जाना जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इससे वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जिससे यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अर्थात जिस प्रकार आज हम देखते हैं संसद या विधानसभा में विषय को प्रसारित किया जाता है, जिसे विधेयक या बिल कहा जाता है, उस पर संसद और विधानसभा में चर्चा होती है, बहस होती है, ठीक है। दोनों सदनों से पारित किया जाता है, जब वह अधिनियम बन जाता है, और राष्ट्रपति के स्वीकृति या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद वह कानून बन जाता है। इसमें मेनली यही तुलना कर सकते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई। अब हम करते हैं चार्टर अधिनियम 1853। इसमें हम 1853 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हम देखेंगे संसद और विधानसभा और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें गवर्नर जनरल को विटो पावर भी मिल गई है। और मेनली इसमें देख सकते हैं सिविल सर्विस जो होती थी ना, सिविल सर्विस वो सबके लिए खुल गया है, मतलब ओपन फॉर ऑल सिविल सर्विस। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग किया गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जानी जाने वाली परिषद में विधान परिषद कहे जाने वाले 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1853 का तृतीय पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधानसभा परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। यहाँ से स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की होती है। सिविल सेवा के लिए एक खुली प्रतियोगिता
की शुरुआत की गई। इस प्रकार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। गवर्नर जनरल किसी विधेयक पर विटो भी कर सकता है। विटो मतलब जो हमने देखा था ना, राष्ट्रपति की स्वीकृति, वह राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी वो कौन कौन से होते हैं। 1773 में बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और इसके बाद आए थे 1786 में लॉर्ड कार्निवालिस। 1833 इसके बाद 1833 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें मेनली हम ध्यान देने वाली पॉइंट है, कंपनी के शासन को ताज के शासन से बदल दिया गया। इस अधिनियम में फिक्स्ड इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया है, और 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया है, जिसे हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और यह हड़प नीति 1848 से 1856 के बीच चली थी। और याद रखना, इसमें मैंने एक पॉइंट और है, राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। इसमें एक और पॉइंट याद रखना, राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय, जो 6 सदस्यीय चल रही थी, वह अब 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। भारत और इंग्लैंड में राज्य सचिव पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये सब याद रखना। इसे भारत सरकार के लिए अच्छे अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। कंपनी के शासन को ताज के शासन में बदल दिया गया था, जैसे मैंने बताया है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया, जो ब्रिटिश ताज का के एजेंट के रूप में था। इस अधिनियम ने फिक्स्ड इंडिया एक्ट के दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। भारत और इंग्लैंड में राज्य सचिव पर मुकदमा भी चलाया जा सकता। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। इसमें मेनली याद रखना, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं की शुरुआत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव की नियुक्ति की गई है। ठीक है, इसमें मेनली ध्यान रखना, वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। और अगला पॉइंट है, रूल ऑफ बिजनेस के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जो कि आज हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति को भी शक्ति यह प्रदान की गई है। इसमें याद रखना, बंगाल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। लॉर्ड कार्निवालिस द्वारा पोर्टफोलियो को 1859 में लाया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? एक व्यक्ति को एक से अधिक विभाग संभालने की जिम्मेदारी देना। ये परिषद अधिनियम 1861 बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इन शक्तियों को चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से लागू किया गया था। मतलब जो 1833 में विधायी शक्तियों छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास की, वो इसी एक्ट के तहत इन्हें वापस दे दी गई हैं। ठीक है, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं की शुरुआत की गई। वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे। कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आगे देखते हैं, इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। वायसराय को रूल ऑफ बिजनेस के नियम बनाने का अधिकार दिया गया। यही शक्ति भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 77 के तहत प्रदान की गई है। भारत के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई, जो लॉर्ड कार्निवालिस द्वारा शुरू की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892
इसमें मेनली याद रखना है, भारतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा नामित किया जाना था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत करना था। भारत परिषद अधिनियम 1892, हालांकि अधिकांश सरकारी सदस्यों को बरकरार रखा गया था, भारतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा नामित किया जाना था, जबकि प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नामित किया जाना था। जैसे किससे नामित किया जाना था? जैसे विधान विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगर पालिकाएं। इस प्रकार भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ठीक है, परिषद को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका में प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पार्लियामेंटो सुधार। इस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। इसमें मेनली याद रखना, पृथक निर्वाचन जो सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम के लिए था, बढ़ते बढ़ते सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम तक विस्तारित होगा और फिर आगे के अधिनियमों में दलित वर्गों, महिलाओं एवं श्रमिकों के लिए भी प्रसारित होगा, मतलब बढ़ेगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार, पहली बार विधान परिषदों के चुनाव की घोषणा की गई एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को मान्यता दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जनसंख्या के अनुरूप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को कम रखा गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार में इसमें पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भाग लेने का प्रावधान किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कानून के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इसमें मेनली याद रखना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। इसमें पहली बार द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया था इसमें, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो पार्लियामेंटो 1909 अधिनियम में मुसलमानों के लिए था, अब वह यहाँ आके सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम तक विस्तार प्रदान किया गया। और भारत के राज्य सचिव को अब ब्रिटिश राजस्व से भुगतान किया जाएगा, जो चार्टर एक्ट 1793 में भारत संचित निधि में से किया जाता था। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में बनाया गया। पहली बार द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम तक विस्तार प्रदान किया गया। भारत के राज्य सचिव को अब ब्रिटिश राजस्व से भुगतान किया जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। स्थानीय स्थानांतरित विषय मंत्रियों के साथ गवर्नर उत्तरदायी, आरक्षित विषय कार्यकारी अधिकारियों के साथ गवर्नर उत्तरदायी, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत गौर करने वाला अंतिम अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें मेनली याद रखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह कारगर नहीं हुई क्योंकि इसमें रियासतें शामिल नहीं हुई थी, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। और ध्यान रखना, इसमें दलित वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया है, जो हमने बताया था कि बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है इसमें, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। नोट, ध्यान देने वाली बात यह है इसमें, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, रियासतें शामिल नहीं हुई थी, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। वायसराय, गवर्नर जनरल को अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई।
प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की गई। गहरा गहराई से गहराई में से छह प्रांत सॉरी गहराई 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनवाद की शुरुआत की गई। छठवां पॉइंट है, दलित वर्गों में अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया। केवल मुसलमानों के लिए 1919 में सिखों, भारतीयों, ईसाइयों 1909 में केवल मुसलमानों के लिए था यह। 1919 में सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और के लिए विस्तारित किया गया था इसे। और सातवां पॉइंट है, यूरोपीय परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित किया गया। भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी। देश की मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की। 30 जून 1948 तक ये समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश शासन है जो। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें मेनली कुछ ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी पढ़ देते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। ब्रिटिश राजमंडल, दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न संविधान निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई। प्रत्येक के गवर्नर जनरल को कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था। ब्रिटिश अधिकारियों को निरस्त करने के लिए और डोमिनियन राज्य के लिए स्वतंत्र रूप से फ्रेमवर्क अपनाने के लिए संविधान सभा को अधिकार दिया गया। राज्य सचिव के पद को समाप्त कर उसकी शक्तियों एवं कार्यों को सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। संविधान सभा ने दोहरे कार्य का निर्वहन किया, जैसे संवैधानिक और विधायिक कार्य। इसने इस सभा को एक संप्रभु निकाय घोषित किया तथा भारतीय रियासतों